हेलो दोस्तों, मैं अमर हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2020 की दृष्टि से हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक समास की। यह वीडियो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इफ़ यू आर हैप्पी विथ 22 to 25 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स इन हिंदी देन लीव द वीडियो। मतलब अगर आप 22 से 25 मार्क हिंदी में आप अगर हैप्पी हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और इसके साथ साथ आपको हिंदी ग्रामर पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आपको 30 में से 30 मार्क लाने हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए। इफ यू वांट फुल मार्क्स 30 आउट ऑफ 30, जो मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड भी करा चुका हूं कि हिंदी में 30 में से 30 मार्क कैसे लाएं। अगर आप ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, और उसी के बेस पे मैंने आपको इम्पोर्टेंट आधार पे मैंने 10 टॉपिक की लिस्ट भी बनाई थी, जो कि ये टॉपिक हैं आपके समास, उपसर्ग और प्रत्यय, समानार्थी, निपात, परमार्थी और विलोम, संधि, अलंकार, शब्द में तत्सम, तद्भव, आगत, क्रिया और संज्ञा से अव्यय। ये जो लिस्ट है ये इम्पोर्टेंट बेस के आधार पे है कि कौन से टॉपिक सीटेट में सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन से कम इम्पोर्टेंट है। तो जिसमें कि समास आज हम पढ़ेंगे और ये आपका काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें अगर आपको ये ध्यान रखना है, ये 30 मार्क्स आपके हिंदी में है, आपको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप। और ये जो 30 मार्क्स आपके जितने ज़्यादा मैक्सिमम मार्क होंगे हिंदी में, आपके सी टेट में बेटर स्कोर करने के लिए हेल्प करेंगे और आपको पास होने में क्लियर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कम मेहनत में अधिक से अधिक मार्क्स लाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं पहला टॉपिक, समास। समास समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में जो होता है कि दो से दो अधिक शब्दों को मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसे समास बोलते हैं। और इसी के प्रकार आपकी संधि होती है। संधि में क्या होता है, दो से दो अधिक वर्णों से को मिलकर, वर्णों को मिलाकर संधि का निर्माण होता है। उसमें जो संधि होती है उसमें वर्णों का मेल होता है, और जो समास होता है उसमें शब्दों का मेल होता है। समास पद, समासिक पद, समास के नियमों से बना शब्द समास पद या समासिक पद कहलाता है। जो शब्द जो समास के नियमों से जो बना हुआ नया शब्द होता है उसे समासिक पद या समास पद कहलाता है। समास विग्रह, समास पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह या व्यास कहलाते हैं। आपने समास के नियमों से जो नया पद बनाया उसे समासिक पद कहेंगे, और उस समासिक पद का अगर आप विग्रह करेंगे तो इस प्रकार जो आप प्रक्रिया करेंगे उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि आपका नीला का विग्रह, नील कमल का विग्रह होगा, नीला है जो कमल, नील कमल आपका समासिक पद है, और नीला है जो कमल आपका ये समास विग्रह है। इन चार शब्दों नीला है जो कमल, इन चार शब्दों का मेल करके समास बनाया गया है नील कमल, और जो समासिक पद बोलते हैं जिसे। उसी के प्रकार चौराहों का चौराहा आपका समासिक पद है, जो आपके चार शब्दों चारों राहों का समूह से मिलके बना है। तो ये जो चौराहा है आपका ये समासिक पद है, और चारों राहों का समूह ये आपका समास का समास विग्रह है। समास के 6 भेद हैं, जिसमें पहला है अव्यायीभावी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुवीर्य समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण हम किसका करें तो इसमें पूर्व पद, हर समास में दो पद होते हैं। एक होता है आपका जैसे प्रति प्लस दिन, आपका ये जो दो शब्द हैं इसमें जो पहला पद होगा आपका ये आपका पूर्व पद है, और जो दूसरा पद है आपका दिन ये आपका उत्तर पद है। और ये प्रतिदिन आपका मिलकर एक समासिक पद यानी समास बना है। इसी के आधार पर जो अगर हम बात करें पूर्व पद प्रधान, यानी जो प्रति है ये पूर्व पद है, अगर ये प्रधान होगा तो उसमें अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। और उत्तर पद तत्पुरुष कर्मधारय व द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे कि आपका दिन है ये आपका प्रधान होगा, और दोनों पद प्रधान होंगे तो वह आपका द्वंद्व होगा, और दोनों ही पद अप्रधान बहुवीर्य होगा। इसमें कोई तीसरा पद अर्थ आपका प्रधान होता है। इसमें क्या है, जो दोनों पद होते हैं जैसे प्रति प्लस दिन, इसमें प्रतिदिन है तो आपका एक समासिक पद होगा, और इसमें आपका पहले और दूसरा पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी प्रधान नहीं है, तो जो तीसरा पद आपका अगर किसी का अर्थ निकलेगा तो वह प्रधान होगा, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। आप देख लेते हैं सबसे पहला अव्यायी भाव समास।
जिस पद का पहला पद पूर्व पद, अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययवाही समास कहते हैं। जैसे नु, आ, प्रति, भार, यथा, यावत, हर आदि जो शब्द होते हैं आपके, ये जो शब्द हैं आपके अव्यय हैं, और इसमें जो अगर किसी शब्द के साथ मिलकर बने होंगे और प्रधान होंगे तो ऐसा समास जो होता है अव्ययवाही समास होता है। जैसे कि आप देख लें, इसमें जो आपके पूर्व पद हैं जो अव्यय हैं, फिर उत्तर पद, जैसे कि ये अगर मैं इसे यहां से काट दूं यहां से, तो क्या ये आपका प्रति, यथा और हाथ ये आपके पूर्व पद हैं और अव्यय हैं, और उत्तर पद आपके दिन, संभव और हाथ ये आपके उत्तर पद है। इसी प्रकार जैसे प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन ये शब्द मिला है आपका, समास बना है, तो इसमें प्रति आपका प्रधान है, तो ये जो समास होगा प्रतिदिन जो समासिक पद होगा ये अव्ययवाही समास होगा। यथा संबद्ध अव्ययवाही होगा, हाथों हाथ अव्ययवाही होगा। इसका अगर आप प्रतिदिन का अगर आप विग्रह करेंगे तो इसमें इसका जो विग्रह होगा वो प्रत्येक दिन, यथा संभव का होगा जैसा संभव हो, इस शब्द से मिलके ये बना है यथा संभव, और हाथों हाथ हाथी हाथ में इसका ये विग्रह होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, आपका जो उत्तर पद है जो बाद का वो होता है वो प्रधान होता है, तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जो शब्द आपका प्रथम पद और उत्तर पद अगर किसी कारक से जुड़े हैं और अगर आप उसका समास बनाते हैं तो उसका जो कारक है वो लुप्त हो जाता है, तो ऐसे समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि आपका विग्रह की बात करूं, जैसे है राजा का पुत्र, ये आपका का तत्पुरुष है, तो इसका अगर आप समास बनाएंगे तो राजकुमार हो जाएगा। इसमें क्या का आपका जो कारक है वो विलुप्त हो गया, तो इस प्रकार जो आपका समास बनेगा वो तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार धर्म का ग्रंथ, का लोप हो जाएगा, धर्म ग्रंथ बनेगा। रचना को करने वाला, रचनाकार। इसी प्रकार जो को है ये आपका कारक है, तो आपने कारक पढ़े होंगे और उन कारकों का विलोप हो जाता है। और कारकों का क्या है, इसमें जो तत्पुरुष समास है इसके उपसमास भी होते हैं जो हर कारक के अकॉर्डिंग होते हैं। और सीटेट में ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको एक नॉर्मल ही आपको तत्पुरुष करना है, तो उस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट समास पे। नंबर 3 आपका कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष से संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पहचान विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो के समान आदि आते हैं। जो के समान और है जो, आपके ये आप दो चीजें ध्यान रखना। अगर इन प्रकार के आपके आएंगे किसी शब्दों में जो समास होगा आपका कर्मधारय होगा। जैसे कमल के समान चरण, के समान चरण कमल। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। नीला है जो कंठ, आपका नीलकंठ। ये आपका कर्मधारय समास होंगे। आपका ये इधर के साइड के जो है आपके विग्रह हैं और इधर के आपके समस्त पद यानी समास से बने, समास के नियमों से बने हुए शब्द हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट 4 द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे कि आपका अगर विग्रह, अगर समस्त पद की बात करूं, जैसे कि आपका सप्तऋषि, तिरंगा, त्रिलोक, पंचमटी, ये जो आपके जो पद हैं जो मैंने गोल किए हैं आप देख पा रहे हैं, ये संख्यावाचक हैं आपके। तो इस प्रकार का जो शब्द होते हैं वह द्विगु में आते हैं। और अगर हम इनका विग्रह करेंगे, 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 3 रंगों का समूह तिरंगा, तीनों लोकों का समाहार त्रिलोक, पंचमणियों का समूह पंचमटी। तो ये जो है आपके विग्रह हैं और ये आपके समस्त पद हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 5 द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दोनों, और उसके साथ साथ इसमें पहचान के लिए दोनों शब्दों के बीच प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका ये योजक चिन्ह है। जैसे आप अगर विग्रह की बात करें, पाप और पुण्य, ये आपका आपके 3 वर्ण है, इनका अगर आप मिलाप करके समासिक पद बढ़ाएंगे तो आपका पाप पुण्य बनेगा। इसमें क्या योजक चिन्ह लग जाएगा और आपका पाप पुण्य। अगर आप पाप और पुण्य की बात करें तो इन्हें दोनों शब्दों को कहेंगे, कोई भी आपको आप बोल के भी देख सकते हैं पाप और पुण्य। आपको ये कभी आप इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सा ज्यादा जो प्रधान है, पाप ज्यादा प्रधान है या पुण्य ज्यादा प्रधान है। इसी प्रकार नर और नारी, इसका आप समझ पाएंगे नर नारी, इसमें भी आप डिसाइड नहीं कर सकते नर ज्यादा
प्रधान है या नारी ज्यादा प्रधान है? खरा या खोटा? इसमें खरा खोटा होगा। राधा और कृष्ण, इसका समझ पता करेंगे तो राधा कृष्ण। इसमें क्या है आपका और, या, और ये आपके सारे लुप्त हो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये ध्यान रखना ये योजक चीज से बना होगा। और एक इसके साथ साथ मैं एक और बता दूं कि ये जो आपके जो द्वंद्व समास होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों शब्द मोस्टली अलग अलग होते हैं। अगर आपको ये मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपके नीचे के दे रखे हैं, नर नारी खरा खोटा राधा कृष्ण, उसके बाद आपने कल लिख दिया है इसके साथ साथ अपनी अपनी, ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो पूछेगा निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो आपको देख के बताना है कि ये जो तीनों पद है ये आपके समासिक पद हैं जो योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं और द्वंद्व समास के एग्जाम्पल हैं, परंतु अपना अपना क्या योजक चिन्ह से तो जुड़े हैं, परंतु ये दोनों जो शब्द हैं ये अलग अलग नहीं है। तो ये वाला आपका द्वंद्व समास नहीं होगा। और ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। और एक इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखे भी हैं। नेक्स्ट नंबर 6, बहुवीर्य समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुवीर्य समास होता है। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ का एग्जाम्पल मैंने आपको देखा होगा, आपने पढ़ा भी, जो मैंने कर्मधारय में भी कराया है। तो उसमें क्या है, नीला है जो कंठ, नीलकंठ आपका कर्मधारय होगा। मगर अगर लिखा है नीला है कंठ जिसका, जिसका ये शब्द जोड़ दिया है, तो इस अर्थात नीला है कंठ जिसका, किसका है, आप हर कोई जानता है भगवान शिव हैं जिनका कंठ नीला है। तो ये अर्थात नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव की बात कर रहा है, अर्थात मतलब तीसरा पद इसमें प्रधान है। तो ये जो समास एग्जाम्पल है आपका बहुवीर्य समास का है। और अगर नीला है जो कंठ, नीलकंठ, वह कर्मधारय का है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये दोनों पूछा जाता है। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर तीसरे पद के शिव की ओर संकेत किया है। इसी प्रकार देख रहे हैं लंबोदर। लंबोदर आप जान सकते हैं किसका लंबा है, उधर जिसका किसका है आप खुद देख सकते हैं, गणेश का, गणेश जी के लिए इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कौन है, मंत्रियों में है प्रधान है जो, तो ये कौन है, प्रधानमंत्री हैं, ये तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। मृगेंद्र, मृदों का के इंद्र कौन है, आपके सिंह हैं। और मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीतने वाले कौन है, शिव शंकर जी। तो ये तीसरे शब्द की ओर, इनमें क्या देख रहे हो आप, जो ये इंपॉर्टेंट है, ये तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो समास होता है बहुवीर्य समास होता है। आइए अब देखते हैं सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, और जो आ भी चुके हैं। पहला है आपका वातावरण का विग्रह एवं समास होगा। वातावरण, वातावरण क्या होगा, बात का आवरण। अगर इसका मैं विग्रह करूं, बात का आवरण, बात का आवरण का आपकी जो कारक है वो लुप्त हो गया है। तो का कारक किसमें लुप्त होता है, तत्पुरुष में। तो कर्मधारय नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और ये बात का आवरण तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगपति का विग्रह और समास होगा। नगपति, अगर नगपति का मैं विग्रह करूं, यह होगा नगों का पति। ठीक है, तो इसमें क्या का कारक है, ये लुप्त हो रहा है नगपति में। तो क्या का कारक किसमें लुप्त होता है, तत्पुरुष में। देख लेते हैं, तो ये और ये तो आपका होगा नहीं, बचा तत्पुरुष ये और दूसरा और चौथा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में रत्नो नगों का पति है, मगर क्या हमें नगों का पति होना चाहिए, तो ये रत्नों का पति है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा, नगों का पति तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है, अपनी अपनी, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना। आपका जो पहला एग्जाम्पल, ये जो दूसरा तीसरा और चौथा, ये आपके जो एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के, परंतु ये जो आपका एग्जाम्पल है ये भले ही योजक चिन्ह से जुड़ा है, परंतु ये दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो ये वाला आपका समास नहीं होगा। तो ये वाला भिन्न है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु या द्वंद्व। देशभक्ति, देशभक्ति क्या होता है, देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति, इसमें क्या के कारक है जो लुप्त हो गया है, तो के कारक किसमें आता है, तत्पुरुष में। तो तत्पुरुष में पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, चौराहा शब्द कौन सा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, चौराहा, ये क्या है आपका संख्यावाचक आपका शब्द है, इसका पूर्व पद तो कौन सा होता है, द्विगु में होता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता, माता पिता आपके दोनों शब्द अलग अलग है और योजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, तो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, तो तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष में भी द्वंद्व समास होगा, योजक चिन्ह से, दोनों अलग अलग हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे ज्ञान मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।